तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं हमारा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड, यदि आप 2025 के अंदर आईबीबीएफ एग्जाम देना चाहते हैं, यदि सीएससी आईडी आपके पास है और सीएससी आईडी के थ्रू आप बैंक वीसी लेना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि इसके लिए आपको जो है आईबीबीएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा 2025 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड जो है कि हम 2025 के अंदर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जो न्यू पैटर्न में 2025 के अंदर जो आपके बैंक बीसी एग्जाम या फिर आईबीबीएफ एग्जाम के अंदर जो आने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड, इसी के बारे में हम लोग सब कुछ ए टू जेड जानने वाले हैं। फ्रेंड, तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, जो जो यहाँ पर देख सकते हैं आईबीबीएफ एग्जाम है। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ 300 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराऊंगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये पार्ट 1 ये वीडियो रहेगा। और यदि आपको इसका जो पीडीएफ है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पूरे क्वेश्चंस का पूरे पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको टेक एग्जाम सीएससी के रिगार्डिंग कोई पीडीएफ चाहिए, आधार सुपरवाइजर की रिगार्डिंग, या फिर रैप एग्जाम या वीएलईआईएस की रिगार्डिंग कोई भी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें अपना सहयोग राशि देकर भी 50 रुपये सहयोग राशि देकर भी हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा इसी वीडियो के नीचे आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको मैसेज करना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो होगा और यहाँ पर मैं फ्रेंड 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू कराऊंगा। यदि इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आ जाता है तो हम आगे की वीडियोस, आगे की सीरीज़ इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू लेके आएंगे। और ये जो वीडियो होगा टोटल हिंदी के अंदर होगा। यदि आपको इंग्लिश के अंदर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश के रिगार्डिंग भी हम बनाएंगे। लेकिन ये वीडियोस जो होगा, ये सीरीज़ जो होगा वो हिंदी के रिगार्डिंग होगा। यहाँ पर हिंदी में आपको लिखा हुआ एमसीक्यू मिलेगा और यही क्वेश्चन जो है आपके बैंक बीसी एग्जाम्स के अंदर आएंगे 2025 के अंदर। तो आपको फ्रेंड बस इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। और वीडियो को यदि पीडीएफ नहीं खरीद सकते तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, आपको इन सब क्वेश्चंस को आपको रीड करते हुए चलना है फ्रेंड, इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद आप इजी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको आएंगे। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आईसीआई बैंक है, इंडियन बैंक है, ठीक है, फिर आपको पीएनबी बैंक है, फिर एसबीआई बैंक है। तो आपको पता होगा कि एसबीआई बैंक का जो शाखा है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एसबीआई बैंक सबसे बड़ा बैंक है इंडिया के अंदर, क्योंकि इसकी लार्ज शाखा है इंडिया के अंदर। ठीक है, बाकी बैंक्स की भी हैं लेकिन एसबीआई की सबसे ज़्यादा ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। और इन सभी को रेगुलेट जो है वो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको देखने को मिल रहा होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निम्नलिखित में से देख सकते हैं किस संगठन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक होती है उनको किसके द्वारा यहाँ पर जो है कि जो यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाता है, तो भारत सरकार के द्वारा, या फिर भारत और राज्य सरकार के द्वारा, या फिर यहाँ पर फ्रेंड भारत सरकार, राज्य सरकार और परियोजक बैंक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी वाला आंसर होगा। तो आपको सी वाले आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चन ही एमसीक्यू करेंगे फ्रेंड। इसके बाद जो है हम इस वीडियो का रिस्पांस देखेंगे, इसी के हिसाब से आपको वीडियो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, देख सकते हैं, भुगतान बैंक प्रति ग्राहक अधिकतम रुपए डैश तक जमा स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो जो भुगतान बैंक है, मतलब ग्राहक कितने कितने रुपए तक जो है भुगतान जमा कर सकता है फ्रेंड। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन है, ए है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 50,000, बी है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको देखने को मिल रहा होगा 1 लाख रुपए तक, और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 2 लाख रुपए तक, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर देखिए जो आपको दिख रहा होगा 5 लाख रुपए तक। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको 1 लाख रुपए इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन पे देखिएगा, क्या भुगतान बैंक ग्राहकों को उधार दे सकता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हाँ वे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं वे नहीं कर सकते हैं, सी ऑप्शन है वे कर सकते हैं, और डी ऑप्शन है उधार देने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड जो इसका राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन होगा, वे नहीं कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, और आपके आईबीबीएफ के एग्जाम में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा फ्रेंड। तो आपको जो एक क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहा है वो हिंदी में मिल रहा है, इंग्लिश वाला भी वीडियो आने वाला है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर फ्रेंड देखिए आपको पांचवा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सावधिक जमा है? ठीक है, तो यहाँ पर ए है, देखिए आपके पास आवर्ती जमा है, बी है आवर्ती जमा या सावधिक जमा है, सी है आवर्ती जमा, सावर्ती जमा या फिर बचत जमा। ठीक है, डी ऑप्शन मिलेगा बचत खाते और चालू खाते। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन, यहाँ पर टिक लगाइएगा। देख सकते हैं आवर्ती जमा और सावधि जमा पे आपको टिक लगाना है। ठीक है,
इसके बाद छठवां क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर फ्रेंड। देखिए छठवां क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। देखिए बैंकों में जमा के मुख्य प्रकार क्या है, मतलब आप बैंक में किस किस प्रकार का जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन दिख रहा होगा डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट है, फिर बी है आपके पास विवरण जमा है, फिर इसके बाद है आपके पास सी स्थायी जमा है, फिर डी आपके पास ऑप्शन होगा विस्तार और स्थायी जमा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, देखिए आपको बैंक के अंदर आपको मिलने वाला है डिपॉजिट, देख सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, और आपको टर्म डिपॉजिट के ऊपर आपको टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड आपको देखिए बताया जा रहा है कि जमा कितने प्रकार के होते हैं, मतलब बैंक के अंदर कितने प्रकार के जमा टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार से आप वहाँ पर आप खुलवा सकते हैं, ठीक है। तो पहला है बचत है, दूसरा ऑप्शन बी वाला है बचत और वर्तमान है, सी ऑप्शन है आपको बचत चालू खाता और आवर्ती जमा है, ठीक है, और डी ऑप्शन है देख सकते हैं बचत चालू खाते आवर्ती जमा और सावर्ती जमा। तो 4 प्रकार के फ्रेंड आपके पास यहाँ पर जमा के आपके पास ऑप्शन मिलेंगे। आपको पता होगा सेविंग अकाउंट, फिर आपके पास वो यहाँ पर करंट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड यहाँ पर आवर्ती जमा सावधि जमा आपको यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा, मतलब आपके पास 4 प्रकार के जमा आपको मिलेंगे बैंक के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर दिया है भारतीय बैंकों को कौन नियंत्रित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है देख सकते हैं CSD जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पर CIDIS भी बोल सकते हैं, फिर बी ऑप्शन है आपके पास नाबार्ड, फिर सी है आपके पास सरकार, और डी है यहाँ पर RBI। तो फ्रेंड सभी बैंकों को, जितने भी बैंक हैं उनको नियंत्रण करने के लिए जो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा RBI। RBI भी जितने भी इंडिया के अंदर चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बैंक होती हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे SBI बैंक होती होगी, या फिर आपके प्राइवेटाइजेशन बैंक होगी जैसे IDBI बैंक, HDFC बैंक, इन सभी को जो है कंट्रोल करती है RBI, ठीक है। RBI सभी बैंकों को कंट्रोल करती है, मतलब कि बैंक के अंदर जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर नियम या टर्म एंड कंडीशंस होंगी वो सभी RBI लगाएगी। इस चीज़ को आपको याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी बैंक अपने हिसाब से बहुत कुछ नहीं कर सकती है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि IDBI एक बैंक है। किस प्रकार का IDBI बैंक है, तो पहला ऑप्शन है ए निजी बैंक है, दूसरा बी है राष्ट्रीयकृत बैंक है, सी है सार्वजनिक बैंक है, या डी है विकास बैंक है। तो जो IDBI बैंक है फ्रेंड वो निजी बैंक है, याद रखिएगा 2019 के बाद फ्रेंड जो है IDBI का निजीकरण कर दिया गया था, आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका 2019 के बाद जो यहाँ पर IDBI में फ्रेंड जो था कि इसका जो आपका NPA जो था वो काफ़ी बढ़ चुका था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो IDBI को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 10वां क्वेश्चन है बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है। ए है जमा स्वीकार करना, बी है उधार और निवेश करना, डी है गैर फंड व्यवसाय एंड पेंशन सेवाएं हैं, ठीक है। उपरोक्त डी सभी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो मतलब डी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पर, क्योंकि जमा भी कर सकते हैं, उधार भी कर सकते हैं, निवेश भी कर सकते हैं, या फिर गैर फंड व्यवसाय वगैरह भी बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 11वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिएगा बैंकिंग सेवाएं एक नहीं बल्कि हर एक के लिए एक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा देख सकते हैं विलासिता है और आवश्यकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए वाला होगा, और बी वाले भी बहुत सारे ऑप्शन है, विलासिता आवश्यकता भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड सी ऑप्शन है आवश्यकता विलासिता है, या आवश्यकता या आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए वाला, विलासिता और आवश्यकता के ऊपर आपको टिक लगाना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 12वां नंबर का क्वेश्चन है गरीब लोगों की वित्तीय जरूरतें डैश और डैश है, ठीक है। गरीब लोगों की वित्तीय जरूरतें क्या है फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट होगा, देखिएगा राइट आंसर होगा विविध और विशिष्ट, ठीक है, याद रखिएगा विविध और विशिष्ट इसका राइट आंसर होगा। समान आपको दिखाई दे रहा होगा, फिक्स्ड अलग दिखाई दे रहा होगा, अलग से निश्चित दिखाई दे रहा होगा। तो आपको जहाँ भी विविध और विशिष्ट दिखाई देगा वहाँ पर आप टिक लगेंगे, ए वाला आंसर राइट होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर 13वां नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए बिना बैंक वाले और बैंक वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा मॉडल पेश किया गया है, ठीक है। मतलब जो बैंकिंग क्षेत्र है फ्रेंड, यदि आप ग्रामीण लेवल में रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, या फिर गांव के अंदर रहते हैं, ठीक है, शहर से दूर रहते हैं, तो फ्रेंड इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें बनाई गई है। तो ए ऑप्शन है BC, बी है BFC है NBFC, डी ऑप्शन है MFI, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड गांव के भीतर जो CSC के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि आप बैंकिंग सेवाएं दे सकते हैं, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, ठीक है, सब कुछ, मतलब जो बैंक के जितने भी कार्य होते हैं फ्रेंड वो आप कर सकते हैं, वो बैंक BC के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
बैंक BC, ठीक है, BC के ऊपर आप टिक लगाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो थी फ्रेंड, देख लीजिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो इसके ऊपर आप टिक लगाइएगा। यहाँ पर 15वां नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है उसमें सबसे मुख्य बैंक कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है देखिए फ्रेंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद फ्रेंड ऑप्शन दिख रहा होगा इंडियन बैंक, ठीक है। तो जो सबसे मेन जो केंद्रीय बैंक है, जो सभी बैंकों को हैंडल करती है, वो भारतीय रिजर्व बैंक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जहाँ पर पैसा वैसा जो छपता है वो भारतीय जो RBI के अंदर ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक है, लेकिन जो रिजर्व बैंक है वो सभी को हैंडल करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, एक केंद्रीय बैंक होता है। इसके बाद पढ़ते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है NPA। NPA क्या है? जब भी कोई बैंक का NPA बढ़ जाता है फ्रेंड, तो उस बैंक को फ्रेंड जो है RBI सूचित करती है कि भाई आपका NPA बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब आप ऋण आपके ऊपर ऋण बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सुधारिए, अदरवाइज आपको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो इसका जो NPA क्या है, इसका जो ऑप्शन है देखिए फ्रेंड, A है गैर निष्पादित संपत्ति, B है गैर निष्पादित खाता, C है नील परफॉर्मिंग एसेट, D है नील परफॉर्मिंग अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड A वाला होगा, गैर निष्पादित संपत्ति, याद रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको टिक लगाना पड़ेगा। 17वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए बैंकों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जमा पर ब्याज, B ऑप्शन है ऋण पर ब्याज, C है पेंशन पर आयोग और D है लॉकर का किराया। तो यहाँ पर जो बैंकों का जो मुख्य आय है फ्रेंड, वो ऋण पे होता है, याद रखिएगा, ऋण पर ब्याज। बैंक किसी भी प्रकार का ऋण देती है, जैसे कि होम लोन देती है, कार लोन देती है और एजुकेशन लोन देती है, या फिर बहुत सारे डिफरेंट तरीके का लोन देती है। किससे क्या होता है, बैंक को इतनी अवधि पे जमा करने पर इतना जो है ब्याज मिलता है। यही जो होता है बैंकों का मुख्य एक प्रकार से मतलब जो आय का स्रोत होता है। और भी बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे आप वहाँ पर पैसा जमा करते हैं तो वो पैसा कहीं बैंक और इन्वेस्ट करती है, ठीक है, इनसे भी उनको प्रॉफिट होता है। लेकिन इसका जो मेन स्रोत है वो ऋण पर ही डिपेंड करती है, ऋण से ही वो अपना ब्याज कलेक्ट करती है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुरक्षा के बिना एक ऋण खाता ऋण के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड यहाँ पर असुरक्षित, ठीक है। B ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा ओवरड्राफ्ट, D है मुफ्त और D है सरकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा असुरक्षित, के ऊपर आपको टिक लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन में आ गए हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ संपार्श्विक सुरक्षा क्या है। A है ऋण लेने के लिए प्रदान की गई संपत्ति, B है ऋण से खरीदी गई संपत्ति, C ऑप्शन है उधारकर्ता की संपत्ति और D है कर्जदार या परिवार के किसी सदस्य की संपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऋण लेने के लिए प्रदान की गई संपत्ति, के ऊपर आप टिक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड 20 नंबर का क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड। इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए चालू खाते में जमा और निकासी की सीमा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड चालू खाता की बात कर रहा है, मतलब कि आप जो करंट अकाउंट होता है फ्रेंड, उसके अंदर जो है आप कितना पैसा जमा कर सकते हैं एक दिन के अंदर, या फिर कितना पैसा निकाल सकते हैं, उसकी सीमा बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बता रहा है प्रति माह 10 लेन देन, कोई सीमा नहीं है। C ऑप्शन है प्रति तिमाही, मतलब 3 माह में 50 लेन देन, या फिर 20 जमा और 10 निकासी लेन देन। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो सेविंग अकाउंट होता है उसके अंदर लिमिटेशन होती है, आप इतना पैसा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इतना जमा कर सकते हैं। लेकिन जो चालू खाता होता है, करंट अकाउंट होता है, उसके अंदर आप जितना पैसा डाल सकते हैं, जितना पैसा निकाल सकते हैं, चाहे एक दिन के अंदर, चाहे आप साल के अंदर या 6 माह के अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो करंट अकाउंट के अंदर कोई भी सीमा नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो आपको B वाले ऑप्शंस के ऊपर टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और यदि आपको ये वीडियो और आगे चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आगे की सीरीज़ बनाएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।